नमस्कार, जेडीसी मंत्रा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को अवधि से भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में कई क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उज्ज्वला स्कीम का लाभ 8 करोड़ परिवार को हुआ है। अब इस योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। वहीं अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी नियम कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, मैं कानून 1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्क संगत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जो हाल के समय में संकट में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुवंशी अनुषंगी है। ये बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है। वहीं देश भर से पहले से ही ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुके पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य को सेस के प्रभाव से बचाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। सेस बढ़ाने के साथ ही एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। केंद्रीय बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगा दिया गया है। सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ने से क्या अब आम आदमी की जेब पर ज़्यादा ढीली होगी? केंद्रीय मंत्री ने सेस लगाने पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। यह भी सभी के लिए खुशी की बात है। केवल टैक्स को फिर से गठित किया गया है। सरकार ने एक्साइज कम किया है। एग्रीकल्चर सेस नया शुरू किया है। ये इस प्रकार पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है और ग्राहकों पर कोई बोझ नहीं है। कोई गलतफहमी न रखे, कोई भी कीमतों पर बदलाव नहीं हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रामायण के चरित्रों की जन्मस्थली का जिक्र करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है, जबकि पड़ोस देश नेपाल व श्रीलंका में ये भारत के मुकाबले कम है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये, सीता के नेपाल में पेट्रोल की कीमत 53 रुपये और रावण की लंका में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये है। बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते रहते हैं। वहीं आम बजट में स्टील उद्योग से जुड़े उद्योगियों के मन की मुराद पूरी कर दी है। बजट पेश होने से पहले ही आयात शुल्क कम होने की प्रत्याशा में कीमतों में करीब 10% की गिरावट आई है। अब आयात शुल्क में कटौती का ऐलान हो गया है। इससे कच्चे माल की कमी दूर हो जाएगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, कीमतों में और गिरावट की संभावना है। कच्चे माल लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमीनियम आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से विभिन्न उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। एक समय ऐसा आया जब 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाला सरिया 56 से 57 रुपये तक पहुंच गया था। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसका जिक्र किया। हालांकि उद्यमियों ने बजट से पहले आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद थी। नतीजा ये रहा कि 56-57 रुपये प्रति किलो सरिया के दाम में गिरावट आ गई। ये प्रति किलोग्राम सरिया के दाम 49 से 50 रुपये हो गए। गैलेट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि आयात शुल्क में कमी की वजह से स्टील उद्योग को काफ़ी राहत मिली है, लिहाजा कीमतों में 10% की गिरावट आ गई है। अब मांग ज़्यादा बढ़ेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये सेक्टर के लिए बजट का ऐलान किया। भारत में स्वास्थ्य की ठीक करने और लोगों को कई सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से पहले ही कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं और अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने एक खास प्लान तैयार किया है। सरकार ने इस बजट में कोरोना वायरस के बचाव के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसी के साथ ही हर साल बच्चों होने वाली मृत्यु दर को भी कम करने के लिए सरकार ने न्यूमोकल वैक्सीन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित न्यूमोकल वैक्सीन भारत निर्मित उत्पाद से बाल मृत्यु को रोकने के लिए की जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत में निर्मित न्यूमोकॉल वैक्सीन के प्रयोग से हर साल 50,000 बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा। इसी पर वैक्सीन का इस्तेमाल सिर्फ देश के 5 राज्यों में होगा, लेकिन अब इसका अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाएगा और मृत्यु की दर में कमी लाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस की महामारी के कारण बंद किए गए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को एक बार फिर जनता के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। ये लॉकडाउन के बाद से अभी तक बंद था। अब जब कोरोना संक्रमण तकरीबन नियंत्रण पा लिया गया है तो इस जनता के लिए 6 फरवरी को खोले जाने का निर्णय हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार शनिवार और रविवार को भी ये खुला रहेगा। जहां जाने वाले लोगों के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। दरअसल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन खासा मशहूर है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। राष्ट्रपति भवन की इस बगिया में ढेरों किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के फूल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ जापान और जर्मनी के फूलों का रंग भी देखने को मिलता है। मुगल गार्डन को बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। मुगल गार्डन के भीतर बाहरा गार्डन है जो इसकी गुणवत्ता के लिए मशहूर है। गार्डन में कई शानदार फव्वारे भी हैं जो यहाँ आने वाले लोगों को मन मोह लेते हैं। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम भी है जहाँ कोई ऐतिहासिक वस्तुओं की संरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ सुरक्षा को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बताया गया है कि सुरक्षा कारणों के कारण मुगल गार्डन परिसर में पानी, दूध की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा। यही नहीं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मुगल गार्डन में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन मुफ्त है जिसे ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। यही नहीं, एक मोबाइल नंबर में सिर्फ एक ही बुकिंग हो सकती है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन है। उन्हें अपना पहचान पत्र साथ में लाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 को जारी होने वाला था, लेकिन अब 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस भर्ती के जरिए नॉन टेक्निकल चपरासी, सफाई वाला, जमादार, जूनियर गेटेनर, ऑपरेटर, चौकीदार आदि पदों पर भर्तियां की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती के जरिए 8,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि 2020 में इस भर्ती के जरिए 7,099 पदों पर भर्तियां की गई थी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वह आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहे ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना ना छूटने पाए। इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा, सैलरी और वेतन भत्ते से जुड़ी अधिक डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। वहीं भर्ती के लिए लिखित एग्जाम 1 जुलाई 2021 को आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के मौके पर आप धार्मिक पर्यटन कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी नागरिकों को नए साल के मौके पर कई जगहों की धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन नए साल में देश के श्री राम पथ गमन, मल्लिकार्जुन और गंगा सागर समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रही है। IRCTC ने कहा कि इस पैकेज का नाम रामायण यात्रा होगा। ये यात्रा इंदौर में शुरू होगी और यात्रियों को अयोध्या व चित्रकूट तक की यात्रा कराई जाएगी। इस पैकेज में यात्री 3rd AC से लेकर के स्लीपर क्लास में सफर कर सकेंगे। यात्रा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को समाप्त होगी। 5 साल से नीचे के बच्चों के कोई टिकट नहीं लगेगी, हालांकि 5 साल के ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। इस पैकेज में 6 दिन
5 रातों के सफर पूरा होगा। इंदौर के अलावा लोग देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोल, संत हरिदाराम नगर, विदिशा, बीना और झांसी में भी पैकेज को बुक कर सकते हैं। पैकेज के अनुसार यात्री अयोध्या, नंदीग्राम, प्रयाग, चित्रकूट घुमाएगी। इस पैकेज में यात्रियों को नाश्ता, लंच और डिनर मिलेगा। स्लीपर क्लास के यात्रियों में 5,670 रुपये प्रति यात्री और थर्ड एसी में 6,930 रुपये प्रति यात्री लिए जाएंगे। नाइट स्टे के लिए यात्रियों के लिए हॉल में इंतजाम किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 महामारी और उसके कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बैंकिंग क्षेत्र को भारी धक्का लगा है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार इसे बनाने में सुस्त है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गीता गोपीनाथ सहित कई विशेषज्ञों ने भी वर्ल्ड बैंक के विचार का समर्थन कर उन्हें लगाया है। इसके केंद्र की देश के वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है। गोपीनाथ ने कहा है, बैंकिंग निश्चित रूप से एक उचित विचार है, लेकिन अभी मैं बैंक और एनबीएफसी को पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि वित्तीय स्थिति जितनी आसान है, एक बेड बैंक सिस्टम में सभी स्ट्रेस्ड एसेट्स के एक एग्रीगेट्स के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य बैंकों के हाथ से व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने से कई रोज पहले से वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों में अफवाहों और गलतफहमी जानकारी पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन लेने को कहा है। उसमें से बड़े पैमाने पर फैलाए गए कुछ दावों में पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम यहाँ बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बिना कोई प्रमाण दिए ऐसा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा का कहना है कि मुझे लगता है कि वैक्सीन में ऐसा कुछ है जिससे नुकसान पहुंच सकता है। आप इससे नपुंसक बन सकते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इससे पहले वैक्सीन को लेकर संदेह जता चुके हैं। उन्होंने वैक्सीन को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के नाम पर बीजेपी वैक्सीन कहकर बुलाया, लेकिन इसे लेकर प्रमाण मौजूद नहीं है। इससे ये साबित होता है कि वैक्सीन आपको नपुंसक बना देगा। इसके दावे को भारत में सबसे बड़े ड्रग नियामक ने भी पूरी तरह से बकवास बताया है। वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इससे हल्के बुखार और दर्द की शिकायत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी इस दावे को खारिज किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब नपुंसक होने की अफवाह भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के राह का रोड़ा बना हो। जब भारत में कुछ दशक पहले पोलियो उन्मूलन को लेकर वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब भी ये तरह की अफवाहें फैली थी। कई लोगों ने इसकी वजह से वैक्सीन लेने से मना किया था। तब इस दावे को कोई सच्चाई नहीं थी और इस बार भी दावे को लेकर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। एक और व्यापक पैमाने पर प्रसारित होने वाला गलत दावा है, जिससे भारत की तुलना अमेरिका और इंग्लैंड में करते हुए कहा जा रहा है कि भारत में तो वैक्सीन मुफ्त है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया है कि अमेरिका में वैक्सीन के लिए 5,000 और इंग्लैंड में 3,000 रुपये देने होंगे, जबकि भारत में ये मुफ्त में मिलेगा। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि कोविड के वैक्सीन के लिए कोई कीमत नहीं वसूली जाएगी, हालांकि उन्हें लगाने का शुल्क लग सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में अमेरिकों और शुल्क हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से नहीं देना पड़ेगा, और जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वह स्पेशल कोविड रिलीफ फंड के तहत कवर होंगे, इसलिए उन्हें भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड को लेकर भी ये दावा किया गया है, वो सही नहीं है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत अपने यहाँ तैयार स्वदेशी वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग देशों को पहुंचा रहा है। भारत मैत्रीपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी मुल्कों को भी वैक्सीनेशन में मदद कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को मेड इन इंडिया वैक्सीन की खेप दी है। गौरतलब है कि नेबरहुड पॉलिसी के तहत भारत में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीनेशन की खेप पहुंचाई है। यूएई को वैक्सीन की खेप देने का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुबई पहुंच गई है। एक खास दोस्त, एक खास रिश्ता। वही पिछले 24 घंटे में यूएई ने
1,06,615 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। देश के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 34.4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। रविवार को यूएई में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन सबसे अधिक लोगों को लगाई गई। इस दिन 2,20,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम हैं। कोरोना के मरीज अस्पतालों में कम भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क जरूर लगाएं। अभी कुछ और दिन आपको मास्क लगाने की जरूरत है। दिल्ली में सीरो सर्वे में ओवरऑल 56.13% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना को लेकर उचित व्यवहार का पालन करना चाहिए। इससे मास्क पहनना और हाथों को नियमित रूप से साफ करना शामिल है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच पिछले माह हुए 5वें सीरो सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें दिल्ली के 56.13% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, यानी दिल्ली में आधी से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। लिहाजा डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली के लोगों में अब हार्ड इम्यूनिटी बन गई है। यही वजह है कि सब कुछ काफी हद तक सामान्य होने के बावजूद कोरोना का संक्रमण ना के बराबर है। हालांकि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आधे से अधिक लोगों में एंटीबॉडी पाए जाने के बावजूद कोरोना का टीका लगाना जरूरी है। इससे संक्रमण के बेहतर बचाव हो सकेगा। 5वें सीरो सर्वे के लिए 11 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली के सभी वार्डों के करीब 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। आधिकारिक तौर पर इस सर्वे की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में 56.13% सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले सीरो सर्वे में करीब 23%, दूसरे में करीब 29%, तीसरे व चौथे सीरो सर्वे में करीब 25% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दिल्ली के नामी सफदरजंग अस्पताल के प्रिवेंटिव व कम्युनिटी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि तीसरे सीरो सर्वे में ये बात भी सामने आई थी कि जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनमें से करीब 1/3 लोगों में 3 माह बाद एंटीबॉडी नहीं मिली थी। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली में कोरोना के संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5वें सीरो सर्वे की रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए अब ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है। ये दिल्ली के लिए एक राहत की बात है। वहीं देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अभी तक दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन टीका लगाया जा रहा था। अब हफ्ते में 6 दिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन के बजाय अब से 6 दिन कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को कुल 9,357 लोगों को टीका लगाया गया। दिन में टीके के प्रतिकूल असर में 17 मामले सामने आए और लाभार्थियों में से 51% को टीके की खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के केंद्रों पर 8,131 लोगों को कोविशील्ड टीका लगाया गया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से संचालित अस्पतालों में 1226 स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद 14 लोगों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले, जबकि कोवैक्सीन टीके के 3 मामले प्रतिकूल असर सामने आए। इससे पहले दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन टीका लगाया जाता था और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को टीकाकरण नहीं होता था। वहीं सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच यहां महामारी की दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबिया ने चेतावनी दिया है कि कहा कि सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर संभव है, इसलिए लोगों को मौजूदा निवारक उपायों का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में सऊदी अरब के ज्यादातर हिस्सों में संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी के पहले हफ्ते में अगर तुलना करें तो संक्रमण के मामलों में 200% की वृद्धि देखी गई है और इसका मुख्य कारण यहाँ सार्वजनिक रूप से हो रही सभाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब में ऐसे ही कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होती रही तो देश को एक ऐसी स्थिति से निपटने की जरूरत पड़ सकती है जिसका सामना कई देश पहले ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे में बचाव के उपायों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो हमें निश्चित रूप से कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है।
तुलसी का पौधा भगवान बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी का पेड़ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी का पेड़ गलत दिशा में लगाया जाता है तो इसमें कोई लापरवाही हुई तो उससे असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। आपके जीवन को आपको कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का भगवान कुबेर की दिशा मानते हैं। अगर अपने घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको दक्षिण पूर्वी दिशा में पेड़ लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधों को एकादशी, रविवार और मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे पास के कुएं या किसी नदी में डालना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो उसे मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु रहते हैं। उनकी पूजा सात्विक तरीके से ही होती है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं उन्हें तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखने से घर में अशुभता आती है, लेकिन हमेशा उत्तर दिशा में लगाएं। हमेशा तुलसी को घर के आंगन, केंद्र और उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी लगाने से शुभ परिणाम मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपको पता हो कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहां कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है तो शायद ही आप वहां रहना चाहोगे। मौत में घिरकर वहां रहना शायद ही समझदारी का फैसला है, लेकिन जापान के कुछ दूर बसे ओआगशिमा द्वीप पर 170 लोग हर रात इस खौफ में सोते हैं कि कहीं अचानक ज्वालामुखी फूट जाए और उनकी मौत नींद में आगोश में ही ना हो जाए। इस द्वीप फिलीपीन सागर के मध्य में बसा है। जापान के राजधानी टोक्यो से इसकी दूरी मात्र 358 किलोमीटर है। इस छोटे से द्वीप पर एक्टिव वोल्केनो होने के बावजूद 170 लोग यहाँ परिवार सहित रहते हैं। इस द्वीप की आकर्षक तस्वीरों के अलावा यहाँ की खासियत टूरिज्म को भी आकर्षित करती है। देखने में बेहद खूबसूरत इस द्वीप का नाम आयोगाशिमा है। ये द्वीप महज 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये सभी लोग अपना पूरा दिन आम लोगों की तरह बिताते हैं, लेकिन हर दिन अपने मन में एक खौफ जरूर रहता है कि वो है ज्वालामुखी के फूट जाने का। अगर आओगाशिमा द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी की करें तो इसकी ऊंचाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है। वैसे तो आखिरी बार ये ज्वालामुखी 1781 से 85 के बीच फटा था, लेकिन मौसम विभाग इसे एक्टिव ही मानता है। जुलाई 1780 में यहाँ कई बार भूकंप आया था। इसी झटकों से ज्वालामुखी के क्रेटर्स फट गए थे और इससे लावा निकलने लगा। इसके 3 साल बाद यहाँ फिर से ज्वालामुखी फटा था। इस द्वीप पर लोग डर के साए में जीते हैं। इनकी लाइफस्टाइल पर भी ज्वालामुखी का बहुत असर है। इस द्वीप पर लोग ज्वालामुखी के भाप से ही सब्जियां भी पकाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट को लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब एजुकेशन मिनिस्टर के अपने वादे के अनुसार साल 2021 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कुछ दिन पहले हुए लाइव सेशन में उन्होंने घोषणा की थी कि 2 फरवरी को डेट शीट जारी की जाएगी। अभी तक स्टूडेंट केवल परीक्षाएं आरंभ होने की तारीख जानते थे, लेकिन एबी व अपने सब्जेक्ट लाइव शेड्यूल भी देख सकते हैं। डेट शीट के हिसाब से उन्हें अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में आसानी होगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से 10 जून 2021 के मध्य आयोजित होगी। किस दिन कौन से विषय की परीक्षा होगी ये साफ हो गया है। विस्तार से शेड्यूल देखने के लिए कैंडिडेट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका पता है cbse.gov.in। परीक्षा आरंभ होने की तारीख की घोषणा के समय रिजल्ट की संभावित तारीख भी घोषित की गई थी। अभी तक की जानकारी के अनुसार रिजल्ट 15 जुलाई 2021 के दिन जारी होगा। परीक्षा के दौरान सभी गाइडलाइंस का पालन होगा ताकि स्टूडेंट, टीचर्स और परीक्षा आयोजन में लगे सभी स्टाफ को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार देश भर में पिछली बार के मुकाबले कई ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यदि कोई भी छात्र तनाव महसूस करता है तो वह मनोदर्पण पोर्टल के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 का इस्तेमाल कर सकता है।
इस साल सीबीएसई ने यह भी फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम और लिखित परीक्षाओं की आखिरी तारीख एक ही हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, शिक्षा के साथ सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हुए सीबीएसई हर साल हर छात्र की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अलग अलग उपायों को अपनाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड परीक्षाएं जेईई और एनईईटी की परीक्षाओं जैसे समान दक्षता के साथ आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सभी छात्रों के उच्च शिक्षा के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए यह भी फैसला लिया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा 15 जुलाई से पहले ही की जाएगी। कैंडिडेट से अनुरोध है कि ताज़ा जानकारी के लिए वह समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेजॉन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को कंपनी बोर्ड का अधिकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब कंपनी का सीईओ पद एंडी जेसी संभालेंगे। अमेजॉन ने मंगलवार को घोषणा की है डब्ल्यूएस की सीईओ एंडी जेसी इस साल की तीसरी तिमाही में जेफ बेजोस का स्थान ले लेंगे। इसके साथ ही बताया गया है कि जेफ बेजोस को अब बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। जेफ बेजोस ने साल 1994 में अमेजोन की स्थापना की थी। एक ऑनलाइन बुक स्टोर से अमेजोन आज मेगा ऑनलाइन रिटेल में बदल गया है, जो दुनिया भर के सभी प्रकार के उत्पादों को बेचता है और वितरित करता है। जेफ बेजोस ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर कंपनी में एंडी जेसी की कई नई भूमिका के लिए उन पर विश्वास जताया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं ये घोषणा करते हुए उत्साहित हूँ कि मैं अमेजोन बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष और एंडी जेसी को सीईओ बनाया जा रहा है। अपनी इस नई भूमिका में मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नए उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। एंडी जेसी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह एक उत्कृष्ट लीडर साबित होंगे। जेफ बेजोस ने अपने पत्र में लिखा कि ये यात्रा लगभग 27 साल पहले शुरू हुई थी। अमेजोन केवल एक विचार था और उसका कोई नाम नहीं था। इस समय सबसे अधिक बार मुझसे ये सवाल पूछा गया था, इंटरनेट क्या है? आज हम 1.3 मिलियन प्रभावशाली समर्पित लोगों को रोजगार देते हैं, सैकड़ों लाखों ग्राहकों और व्यवसायों को सेवा करते हैं और व्यापक रूप से दुनिया में सबसे सफल कंपनियों के रूप में पहचाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल के एक कथित आध्यात्मिक गुरु की अपनी लिव इन पार्टनर को उसके माता पिता की हिरासत से आजाद कराने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई अपने माता पिता के पास है तो उसे अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने आध्यात्मिक गुरु की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि लड़की की मानसिक हालत सही नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ये गलत फैसला लिया है कि लड़की की मानसिक स्थिति कमजोर है। पेशे से डॉक्टर 52 साल की लड़की के आध्यात्मिक गुरु के केरल उच्च न्यायालय को बताया कि 42 साल की उम्र में वह पत्नी और 2 बेटियों से अलग हो गया था। इसके अलावा उसने सांसारिक जीवन भी त्याग दिया था। उसने 21 साल की लड़की को अपने लिव इन पार्टनर और योग शिष्या बताते हुए अपने माता पिता को उसे अवैध तौर से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि याचिकाकर्ता भरोसेमंद नहीं है। उसने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कस्टडी और हिरासत में बहुत बड़ा अंतर है। यदि बेटी माता पिता के पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अवैध हिरासत मान लिया जाए। यहाँ तक कि लड़की की इच्छा व्यक्त करने की बात है तो कमजोर मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को खुद के लिए फैसला लेने की आज़ादी नहीं होती है। अदालत को लड़की की धारणा पर शक है। मानसिक स्थिति ठीक ना होने से व्यक्ति अलग अलग तरह की बातें करता है। ऐसे में उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभार डेली हंट डेली हो। नमस्कार, जेडीसी मंत्र।